सो वेलकम टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। आई होप आपने पिछले मॉड्यूल में अपना पर मंथ पेंशन का रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लिया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे ऑप्शंस आपने खुद भी सुने होंगे पेंशन के लिए, ये पॉलिसी ले लो, वो पॉलिसी ले लो, बट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज नेशनल पेंशन स्कीम। सबसे पहले हम इस एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम को समझेंगे। पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी, कौन इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है। इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। सेकेंड, आपकी एज 18 से 70 के बीच में होनी चाहिए। 18 के पहले अगर आप ओपन करना चाहते हो तो वो एनपीएस वात्सल्य अलग से अवेलेबल है, अभी उसको थोड़ा साइड रखते हैं। एंड 70 के बाद ओपन नहीं होता ये, ठीक, बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी है, दैट्स इट। एल्स everyone is eligible to open NPS। पहले डिफेंस के लिए ये नहीं था, अब डिफेंस के लोग भी अगर चाहें तो अपना NPS में अकाउंट तो ओपन कर ही सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। अब ये NPS आया क्यों? वैसे तो गवर्नमेंट जॉब की इतनी क्रेज थी, उसका कोई हिसाब ही नहीं, और उसमें से एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन क्रेज का था पेंशन। सरकारी नौकरी है नहीं, प्राइवेट। मेरा होने वाला दामाद सरकारी नौकरी में होना चाहिए, सरकारी नौकरी ही चाहिए। सिक्योरिटी, तो इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक पेंशन स्कीम तैयार की 2004 में। साल 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस को खत्म कर नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू की थी, और इसके लिए अपॉइंट किया गया पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीएफआरडीए जो है वो पूरे पेंशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को मैनेज करती है। अभी आर्किटेक्चर अगर आपको समझ गया तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि कहाँ पे आपका पैसा जाता है, क्योंकि जब तक आपको क्लियरली एनपीएस नहीं समझेगा आपको इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत कई बार नहीं आती, या फिर हमें लगता है कि ये तो गवर्नमेंट की चीज़ है। ऐसा नहीं होता। सो 2004 में जब ये एनपीएस आया तब ये कुछ सेगमेंट के लिए अवेलेबल था, बाद में 2009 में इसको सबके लिए अवेलेबल कर दिया गया, यानी प्राइवेट सेगमेंट के लिए भी अवेलेबल कर दिया गया, क्योंकि प्राइवेट सेगमेंट के पास कोई पेंशन की स्कीम नहीं थी। यानी कि अब चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे जो भी हो, अपने पेंशन के लिए अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको दुनिया भर के ये पॉलिसीज़ वगैरह पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब कुछ मैनेज होता है पीएफआरडीए के थ्रू, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सबसे पहले पीएफआरडीए का काम समझते हैं। पीएफआरडीए का मेन काम क्या है कि ये पूरा जो पेंशन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हों, लोग इसमें आए, जागरूक हों, ये सारी चीज़ें। बट हमें एक ऐसी बॉडी भी और चाहिए जो ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन इनको मैनेज भी करे, तो बना एक एनपीएस ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट द्वारा रन किया जाता है, जिसका मेन काम है कि जो एनपीएस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो। अब एनपीएस ट्रस्ट क्या डायरेक्ट पैसा अपने पास मैनेज करता है? आंसर है नहीं। एनपीएस ट्रस्ट अपने पास डायरेक्ट पैसा मैनेज नहीं करता। एनपीएस ट्रस्ट ने ऐसे 10-11 एएमसीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपॉइंट कर रखी हैं जो कि पैसा मैनेज करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख भी सकते हो, LIC, UTI, HDFC, ICICI, कोटक, ये सारे पेंशन को मैनेज करने वाली AMCs यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि पेंशन को मैनेज करते हैं। डायरेक्ट एनपीएस ट्रस्ट ये मैनेज नहीं करता। अब इसी आर्किटेक्चर में एक और पार्ट है कि ठीक है, ये पेंशन को मैनेज तो करती हैं, लेकिन ये जो पेंशन का डेटा होता है ये कौन रखता है? तो इसके लिए हमारे पास है CRA यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। वो इन रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं। और ये जो तीनों CRA हैं, इनका नाम क्या है? कैम्स यानी कि कंप्यूटर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये एक CRA है। देन केफिन टेक्नोलॉजीज एंड देन प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज जो कि है NSDL का प्रोडक्ट। यानी ये 3 CRA है, रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, जहां से हम अकाउंट ओपन करते हैं। तो आपको एक क्लैरिटी तो अब आ रही होगी थोड़ा सा कि ओके, अगर मुझे अकाउंट ओपन करना है तो इन तीनों में से किसी एक को मुझे सिलेक्ट करके फिर अकाउंट में ओपन करूंगा। एंड AMCs फंड मैनेज करते हैं,
ठीक है। अगर आप सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के और भी फीचर पढ़ना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे आकर के, लिंक पे आकर के पढ़ भी सकते हो। आपको बस मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आपका पैसा जो आपकी रिटायरमेंट यानी 10, 20, 30 साल के लिए जो अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, पैसा मेरा जाता कहाँ है। नाउ द नेक्स्ट इज़ कि ओके सर, मैं इन AMCs में पैसा डालूंगा। लेट्स से मैंने 20 साल तक पैसा डाला और 60 की एज में पहुंच गया, तो उस वक्त क्या ये AMCs मुझे पेंशन देंगी या ये कैसे होगा? ये AMCs का काम सिर्फ आपका फंड मैनेज करना, उसको ग्रो करना है। जो भी ग्रोथ है ये 8, 9, 10% की। लेकिन जैसे आप 60 पहुंचते हो तो आप डिसाइड करते हो कि ठीक है, ये पैसा अब मुझे एन्यूटी में कन्वर्ट करना है। और एन्यूटी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको एन्यूटी यानी कि पेंशन में बनवा करके देती हैं। वो एक इंश्योरेंस टाइप का हो जाता है ना, क्योंकि अब आपका पैसा ज़रा भी डूबना नहीं चाहिए। आपको जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको पेंशन मिलती रहनी चाहिए। तो वो काम दूसरी कंपनियां करती हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग दूसरी कंपनियां, मतलब इन्हीं कंपनियों के कुछ इनके दूसरे ब्रांच बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये SBI पेंशन दिख रहा है, ये SBI बैंक नहीं है, SBI का ही एक अलग कंपनी है जो पेंशन मैनेज कर। देखो इन सारी कंपनियों में लगभग आपको पेंशन वर्ड दिखाई देगा। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये ICICI बैंक वाला बैंक है ना, उसकी ये दूसरी कंपनी है। वैसे ही इन्हीं कंपनियों की पेंशन मैनेजमेंट वाले कंपनियां भी होती हैं, उनको कहते हैं ASP, एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर्स। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, फंक्शंस ऑफ ASP, लिस्ट ऑफ ASP यानी एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं जो वो आपका रिटायरमेंट का पैसा लेकर के आपको फिर कहते हैं कि अब ये जो पैसा है इसके थ्रू हम आपको पेंशन लाइफ लॉन्ग देते रहेंगे। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे देखिए 15 है टोटल यहाँ पे। सो अब आपको समझ में आ गया ये पूरा आर्किटेक्चर। तो सब कुछ PFRDA से चालू हुआ, देन NPS ट्रस्ट के बाद CRA विच इज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज जो कि 3 हैं, देन AMCs हैं जो कि फंड मैनेज करती हैं, और इन तीनों में से किसी एक के पास ही अपना पूरा रिकॉर्ड मैनेज करती हैं, एंड देन ASPs हैं, एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर। इस तरीके से ये पूरा आर्किटेक्चर चलता है। ठीक है, आपको थोड़ा क्लैरिटी आई कि NPS क्या है। तो हमने इस मॉड्यूल में देखा एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अकाउंट ओपन कर सकता है, एंड नेक्स्ट हमने देखा कि NPS कब चालू हुआ, 2004 में। क्यों चालू हुआ? यानी कि गवर्नमेंट को पेंशन अपना जो ऑफलोड करना था, उसको पेंशन पे अपनी डिपेंडेंसी घटानी थी। बाद में 2009 में ये प्राइवेट एंड पब्लिक सबके लिए हो गया, सबको इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने पेंशन, अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ओके सर मुझे पूरा आर्किटेक्चर समझ में आ गया, बट अगर मुझे अकाउंट ओपन करना है तो क्या ये अकाउंट ओपनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है? मैं डायरेक्ट जाऊँ वेबसाइट पर अकाउंट ओपन करूँ या फिर वहाँ पर भी मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है? तो आंसर है कि आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ये इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, क्योंकि जैसे आप अकाउंट ओपन करने जाओगे बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे जो आपको सिलेक्ट करने होंगे, एंड उन पैरामीटर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट सेगमेंट। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेगमेंट एंड दैट विल गिव यू द क्लैरिटी कि कैसे NPS का अकाउंट प्रॉपरली समझने के बाद ओपन करना है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।